चलिए तो आज कहाँ पे बात करेंगे। पहले तो कि आप क्विक रिवीजन करें एरिया अंडर कर्व में, है ना। सभी को ग्राफ पता है, y इक्वल टू एक्स क्यू का नेचर पता है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज हम कुछ मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे जिसके बिना आप ग्राफ कहाँ से पास कर रही है ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो यूं ही बस खींचे चले जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन पर भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपली मैं बता रहा हूँ क्विक रिवीजन में क्या है, सुनिएगा। पहला ग्राफ जो बताए थे हम y बराबर ax प्लस by का, या ax प्लस by प्लस c बराबर, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा, या चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है, ऐसा भी और तो कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन चारों दिशाओं में, ये निर्भर करेगा कि यहाँ पे क्या समीकरण है, इक्वेशन है। ये मान लो रहता है x माइनस बी बाई या 2x प्लस 3/5 का अलग ग्राफ होगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 का अलग ग्राफ होगा। ठीक है ना, 5x माइनस मान लो 8y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ अलग होगा, सब का अलग अलग होगा, समझ रहे हो। वैसे ही एक सिंपल सा ग्राफ हम बताए थे, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये ऐसा होता है। चूंकि x का पावर इवन है तो y के सिमेट्रिकल, यानी जो हिस्सा लेफ्ट में वही हिस्सा, अच्छा x इक्वल टू वाई स्क्वायर का, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसे खींचोगे, तो इसका होता है इस तरह से, राइट, इस तरह से होता है। ठीक है, तो खैर ये देखो तो कि एक y का पावर इवन है तो x के सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, समझ रहे हो भाई। अच्छा, y इक्वल टू एक्स क्यू का एक बताए थे रफ आइडिया, क्या बताए थे, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से y इक्वल टू कुछ और था क्या, या हम हाँ रूट एक्स का बताए थे, बहुत अच्छा, रूट एक्स का। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे इसका, तो यहाँ x बराबर वाई स्क्वायर या x बराबर वाई स्क्वायर फिल करो कहाँ पे, ये तो ये हिस्सा को बनाना है, लेकिन हमें नीचे वाले को छोड़ देना है, केवल ऊपर वाले को लेना है। ठीक, उसी तरह से x इक्वल टू रूट वाई का खींचना हो, x इक्वल टू रूट वाई का, तो क्या करोगे भाई, x इक्वल टू रूट वाई कैसे खींचोगे आप, हाँ स्क्वायर करो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब यही पोर्शन लेना है, लेकिन बाएं वाले पार्ट को छोड़ देना है, राइट। क्योंकि प्लस में हमेशा लेते हैं रूट के अंदर वाले को, तो ये हो जाएगा ये वाला, समझ रहे हो बात को, इसमें नीचे वाला नहीं होगा। तो इसका ग्राफ ये हो गया। अच्छा, एक और बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक सर्कल का ग्राफ था जिसका सेंटर क्या था 0, और जिसका रेडियस था और वैसे ही बहुत सारे ग्राफ मैंने बताया था, आपको याद होगा, बताइए। और कोई y इक्वल टू क्या बोल रहे हो भाई, या y इक्वल टू ऐसे लिखो ना, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो। चलो देखिए, तो यहाँ पे एक ग्राफ, इसका अगर खींचना हो तो भाई क्या बताए थे, जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों ओर और उसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप पहुंच जाएंगे यहीं पर, सुन रहे हो भाई, फिर आप यहीं पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि सर्कल ही होगा, पर सर्किल का केवल ऊपर वाला हिस्सा होगा, समझ रहे हो बात को। ये वाला रीजन बता दिए हैं, पिछले वाले लेक्चर से आप समझ सकते हैं, रीजन बता दिए, है ना। खैर चलिए, तो कारण हो गया। अब इसके बाद जो है कुछ और ग्राफ हम बता ही देते हैं आज। जैसे थोड़ा सा कल छूट गया था, वीडियोस वहाँ पे रुक गए थे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। आपको पता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मोटा मोटी आना चाहिए। क्लियर भाई, फटाफट नोट करिएगा यहाँ से अगर नहीं आता है तो। ठीक है, आप लोगों को मौका नहीं देंगे, लास्ट में आप लिख भी लीजिएगा। देखिए, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं बराबर शेप का होना चाहिए, पर लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं, पर मान लीजिएगा कि बराबर शेप का है। क्लियर, ये हो गया, राइट। देखो ये जो है किसका ग्राफ है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। उसी तरह से इधर माइनस पाई होता है, इधर -2 पाई होता है दोस्त। और उसी तरह से अगर आगे जाएंगे ये, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 पाई। मतलब कहानी इसी तरह से चलते रहती है, देखो इस तरह से। तो ये हो गया -2 पाई और ये हो जाएगा -3 पाई, समझ रहे हो।
और बताए थे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं y बराबर 1। थोड़ा सा और ये ऊपर होना चाहिए, कोई बात नहीं, कर देते हैं ऊपर। आप लोग जल्दी बढ़िया से पढ़ लिख के आगे बढ़िए और घर पे रिवाइज भी करिए। y इक्वल टू क्या हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और नीचे कर दो अच्छे से, बराबर होता है, क्योंकि हम स्केल लेके तो बैठे नहीं है, पर अच्छा आइडिया दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो इस तरह से मान लेते हैं ये है y इक्वल टू -1। तो इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है और एक मिनिमम वैल्यू होता है, इसी रेंज में इसका ग्राफ मूव करता है। समझ रहे हो बात को, इसी रेंज में मूव करता है, ठीक है। इसके बाद आइएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ है, ये टी ग्राफ बताए थे। दूसरा नंबर जो है ग्राफ है y इक्वल टू किसका, cos x का। देखो ज्यादातर जो सवाल मिलेंगे दोस्त, बात समझना, आप ध्यान देंगे 0 से लेके कम से कम 2 पाई तक, ज़्यादा आपको ध्यान नेगेटिव साइड भी नहीं देना, ज़्यादातर सवाल यही मिलेंगे। समझ रहे हो बात को, कि यहाँ पर ज़्यादातर जो ध्यान रखना है हमें 0 से लेके कहाँ तक, मैक्सिमम 2 पाई तक। देखो यहाँ तक याद रखिएगा ग्राफ को, हमेशा इसके चेहरे को आप याद रखिए कि साइन इस तरह से जाता है। बात समझ रहे हो, डार्क कर दिए और बोलो यार। और सवाल इसमें भी मिलेगा तुम्हें 0 से पाई तक, लेकिन याद रखना है हमें 0 से 2 पाई तक, सवाल 2 पाई तक भी मिलता है। क्लियर। उसी तरह से y इक्वल टू cos x का अगर कोई ग्राफ बोलेगा तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है +1, सॉरी मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। तो इसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो किस तरह से होगा, इस तरह से, राइट, इस तरह से, सॉरी इस तरह से आगे ये जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारा -π/2 और ये होता है π/2, और यहाँ पे होता है 3π/2 और बीच में यहाँ पे होता है पाई। जैसा कि इसमें अगर कोई पूछे कि बीच में क्या होगा तो π/2, आधा आधा, यहाँ बीच में क्या होगा तो आप कहोगे 3π/2 मतलब 1.5 पाई, 1.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, मतलब 0.5 से बढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ पे π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2। दोस्त समझ रहे हो भाई। और उसी तरह से अगर हम थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा भाई -3π/2 और बीच में क्या हो जाएगा दोस्त, -π। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसका है, y बराबर -1 का, और ऊपर वाला मैक्सिमम चूंकि 1 होता है तो ये हो जाएगा y बराबर। अभी मत बोलना कि सर और आगे क्यों नहीं गए, तो आगे आपको जाने आता होगा। अगर हम बेटा बुआ जी अगर यहाँ से बढ़ते हैं ऐसे, सुन रहे हो, तो ये हो जाएगा क्या 5π/2, और इधर बढ़ेंगे फिर -5π/, तो ये कहानी कंटिन्यू चलेगी। आपको पूरा याद नहीं रखना, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि सवाल अधिकतम वहीं तक हम ग्राफ स्केच करना चाहते हैं जहाँ पर सवाल बनता है। तो ज़्यादातर सवाल बनेगा 3π/2 पर बोर्ड में। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो बात को। तो ये हो गया किसका ग्राफ, y इक्वल टू cos x का। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए दोनों, अगर नहीं जानते हैं तो, जानते हैं तो अच्छी बात है। चलिए तो अगला ग्राफ जो हम करेंगे वो कर लेते हैं कहाँ से दोस्त। देखो y इक्वल टू tan x, देखो दिखाई देते हैं, सब बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। y इक्वल टू tan x, देखो cos x और sec से ग्राफ पर सवाल नहीं आते, IIT में बहुत चांस है तो मिलेगा। ज़्यादातर साइन कॉस पे मैक्सिमम सवाल बोर्ड में बनते हैं, और अगर समय खराब रहा तो tan पर, लेकिन समय खराब भी नहीं होता। CBSE ऐसे में साइन कॉस पे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि इसके अलावा भी तो कर्व पीछे पढ़ चुके हो, पाराबोला है, सर्कल है ना, वो सब क्या करेगा बैठ के, y इक्वल टू x क्यू, इलिप्स क्या करेगा, जब सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी एरिया पूछ लेगा। इसलिए ज़्यादातर सवाल कहाँ से बनते हैं, साइन और कॉस पे, और आंशिक रूप से tan पे, कॉट कॉस x सेक पे ना के बराबर, बता देता हूँ। और ज़्यादातर सवाल मैक्सिमम क्वेश्चंस पाराबोला से, सर्कल से, इलिप्स से, समझ रहे हो बात को, स्ट्रेट लाइन से, y इक्वल टू एक्स क्यू से, समझ रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा सवाल। तो घबराने की बात नहीं है, पर मैं फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर सवाल बाय द वे आ गया तो क्या करोगे। तो देखो y इक्वल टू tan x का ग्राफ अगर खींचना हो
देख लीजिएगा। ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं π/2, चूंकि यहाँ ऑरिजिन है, राइट। और ये पॉइंट्स को बोलते हैं पाई, और ये पॉइंट्स को फिर बोलेंगे 3π/, मतलब π/2 के डिफरेंस पे। यहाँ पे उसी तरह से ये पॉइंट्स होगा -π/2, और ये पॉइंट्स होगा -π, और ये पॉइंट्स होगा क्या, -3π/2। सच्चा बात यह है कि 11th में ये पढ़ना है, लेकिन लोग मन से पढ़ता नहीं 11th में, ध्यान नहीं देता चीज़ों को, तो थोड़ा सा आपको करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े ना, बोलो आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गौर से समझो। इसका ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है। ये देखो पहले 0 से गुजर, यहाँ पैरेलल आया समानांतर, और यहाँ से पैरेलल फिर इधर चला गया। ये भाई देखो कर्व लिखेंगे ना, ठीक है, ओके। और उसी तरह से π/2 से नहीं गुजरेगा, क्यों, चूंकि tan π/2 अनडिफाइंड होता है। tan π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अगला वाला कहाँ से गुजरेगा दोस्त, बताना भैया। तो अगला गुजर जाएगा ऐसे ही, पैरेलल आएगा और ये गुजर जाएगा पाई से, राइट। उसी तरह से 3π/2 से फिर नहीं गुजरेगा, अगला गुजरेगा 2π से, 2π से। वैसे ही इधर π/2 से नहीं गुजरेगा, अगला वाला कहाँ से गुजरेगा, π/2 से आएगा और पाई से पैरेलल गुजर जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, कर्व है, लाइन मत समझ लेना, इस तरह से वक्र है, ये इस तरह का शेप है, राइट। और y = xq कैसे था, इस तरह का शेप था, है ना। दोनों में फर्क समझ आता है। एक ये जो है xq जो है, xq हॉरिजॉन्टल रूप से जो है उस तरह से जाता है, लेकिन xq tan x वर्टिकल होता है, समझ रहे हो। या यूं कहो कि अगर xq इस तरह से है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लग रहा है, xq ऐसे 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 ऐसे, xq इस तरह से है, तो कह सकते हो कि इसका 90 डिग्री एंगल पे अगर जाओगे तो tan x इस तरह से होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं बात को समझ गए होंगे आप। तो खैर tan x का समझा, और ज़्यादातर जो सवाल बनेगा π/2 तक बनेगा, बस एक ही पार्ट से बनता है, राइट। अच्छा, उसी तरह से अगर हम कहें y = cot x का, cos और ये जो है sec और cos का बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लेंगे, और जिनको भाई बक्सा में पूछना है वो कमेंट बक्सा में पूछ सकते हैं। तो बात को समझिए थोड़ा सा, आपको काम से मतलब है, ठीक है। कमेंट भी आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, कि हाँ सर। तो आप जो है खाली पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं क्या। और ये है तुम्हारा क्या, ऑरिजिन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका होता है π/2, सेम कहानी रहेगी, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, और यहाँ पे उसी तरह से 2π। उसी तरह से लेफ्ट जाओगे तो ये हो जाएगा -π/2, क्या भाई, -π, फिर -3π/2। और अगला लाइन अगर ड्रॉ कर दो इसी तरह से बराबर डिस्टेंस पे, तो ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, माइनस। अब देखो भाई, cot 0 होता है अनडिफाइंड, चूंकि y = cot x का खींच रहे हैं, लेफ्ट साइड थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, y = cot x का खींच रहे हैं, है कि नहीं। तो देखो तो यहाँ पे क्या करोगे, यानी यहाँ 0 से नहीं गुजरेगा, यहाँ गुजरेगा π/2 से, चूंकि cot 90 0 होता है। फिर पाई से नहीं गुजरेगा, 3π/2 से। उसी तरह से यहाँ 0 से नहीं गुजरेगा, गुजरेगा पैरेलल जाएगा 0 से और -π/2 से। यहाँ 3π से नहीं गुजरेगा, अगला गुजरेगा -3π। तो ये जो ग्राफ होते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि एक भाग से सवाल पूछेगा, 0 से π/2 या 0 से π, अधिक से अधिक, चूंकि एक ही एरिया बाउंड कराना है ना। मान लो π/2 से π, तो देखते हो कुछ क्षेत्र यहाँ पे है कि नहीं, बात समझ रहे हो। तो एक छोटा सा इंटरवल कोई ले लेगा उसमें और आपसे पूछेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि 0 से π और 2π याद रखो, पाई तक ऐसे वाले में, और साइन में 2π तक, साइन कॉस में, इतना से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा y = cot x का ग्राफ, ठीक है। बाद में आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ग्राफ को स्केच कैसे करते हैं, ये चीज़ समझना है, ठीक है। स्केच कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारा हेडिंग होगा क्या, स्केचिंग ऑफ ग्राफ, स्केचिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ को खींचना, है ना।
स्केचिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ को खींचना। ठीक है, कैसे खींचते हैं इसको समझिएगा थोड़ा। कैसे खींचोगे, यहीं पे मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ। देखिए पहला नंबर जो पॉइंट है, इसमें कुछ ग्राफ खींचते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या बात याद रखना है। पहला बात याद रखना है सिमेट्रिसिटी का। किसका? सिमेट्रिसिटी का। ठीक है, कोई ग्राफ सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक का क्या अर्थ है, सिमेट्रिक का अर्थ बताए थे ना, बराबर हिस्सों में बांटना। वे सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट, हिंदी में कहते हैं सममितता, मतलब सममित करना, किसी चीज को इक्वल करना। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर एक लेटर से लिखते हैं यहाँ पे 8 लिखते हो ना, हालांकि ये बड़ा छोटा लग रहा है, ऊपर नीचे बराबर होगा, ये 8 लिखते हो। ठीक है, 8 लिखते हो, यहां से अगर आप ऐसे खींचते हो, देखना इधर गौर से, तो देखते हो ना ऊपर जितना सर्कल है उतना ही। तो ये एक्स एक्सिस अगर इसको मान लो तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी 8 सिमेट्रिकल है। और अगर इधर से अगर कट करते हो इसको या बराबर भाग में बांटते हो तो देखते हो ना जितना लेफ्ट में हिस्सा है उतना ही हिस्सा किधर है, राइट में। ठीक है, तो वाई के भी ये क्या है, सिमेट्रिकल है। लेकिन हम कहें कि इधर से काटो तो जरा ऑरिजिन से ऐसे देखो, ऑरिजिन से काटो। तो अगर ऑरिजिन से काटोगे तो देखते हो मूल बिंदु पर क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं है, फेल हो जा रहा है। अगर यहाँ से भी ऑरिजिन से लेते हो, ठीक है, देखो तो पता चलता है कि 100% हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो श्योर है सिमेट्रिकल का मतलब बराबर भाग में बांटना। राइट, सिंपल सा लॉजिक है। काइट को आपने देखा है, काइट वगैरह पतंग देखे हो, इस तरह से पतंग लोग उड़ाता है, बचपन में उड़ाए होंगे आप भी। देखो ये पतंग क्या, तो काइट क्या है, अगर इधर से कट करोगे तो ऊपर ज्यादा हिस्सा रह जाएगा और नीचे कम या ज्यादा ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसे काटो तो जरा, तो ये कह सकते हो कि जो राइट में जो हिस्सा है, देखो इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन, वही पोर्शन किधर है, लेफ्ट में। मतलब कह सकते हैं कि काइट वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल। यानी सारे चीज को अगर फोकस करें तो सारे चीज सभी के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, वे कुछ के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। सुन रहे हो ना बात को। तो अब जरा सा इधर समझिएगा, ये सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ बात, यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ, इसको बांट रहा हूँ। देखिएगा, पहला बांटेंगे सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिक लिख देते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। समझ रहे हो, पहला बिंदु क्या है, सिमेट्रिक अबाउट। दूसरा बिंदु है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक क्या होता है, उसी तरह से सिमेट्रिक सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट, इन द अपोजिट, विपरीत चतुर्थांश में, अपोजिट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। और यहां लिखते हैं अगला सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब राइट। तो ये 4 कंडीशंस होते हैं कि कोई चीज अपोजिट क्वाड्रेंट में कैसे सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट कैसे सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखने की जरूरत है क्या, यहाँ पे देखो तो कोई कहे एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, तो सिंपल यहाँ लिखेंगे पावर ऑफ वाई बराबर इवन। याद आया कुछ, ये तो पढ़ा हुआ है कि पावर ऑफ वाई इवन होगा। पीछे देखे हो ना, जैसे वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो वहां पे एक्स का पावर इवन था, वही वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। उसी तरह से यहाँ पे पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर बोलो, डिग्री बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, पावर तो बहुत सारे इक्वेशंस में होते हैं, पर 100% डिग्री ऑफ एक्स हम कह सकते हैं क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, या पावर है ना। चूंकि इक्वेशन सिंपल होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर तो बहुत सारे पावर आएंगे नहीं एक बार में।
अब देखो सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, बात को समझिएगा, शॉर्ट में सब समझा रहे हैं हम, एग्जांपल लेंगे, अभी डरना नहीं है। सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट कब होता है? अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक कब होगा बता सकते हो? सिंपल है कि जब हम लोग x के स्थान पे -x रख दें, x को अगर हम रिप्लेस करा दें -x से और y को रिप्लेस करा दें -y से और इक्वेशन नो चेंज हो, इक्वेशन में कोई बदलाव, बोलता नहीं मेरे साथ, नहीं हो, तो वो जो कर्व होते हैं, वो जो वक्र होते हैं, उस वक्र का जो इक्वेशन है उसमें कोई बदलाव नहीं होता और वो सिमेट्रिकल होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? अपोजिट। ये सारा नोट कर लीजिएगा जल्दी से, शॉर्ट में हम समझा रहे हैं कि x को रिप्लेस करा दे -x से, y को रिप्लेस करा दे -y से और इक्वेशन में नो चेंज, इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वे विपरीत चतुर्थांश में क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन का। ऑरिजिन के अबाउट कोई सिमेट्रिकल कब होता है? ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब समझ आता है? ऑरिजिन के कहीं भी देखो, बाएं दाएं आगे पीछे कहीं भी, मतलब ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसको पहले नोट करिए जल्दी से, फिर मैं लिखा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिए। एक बार और बताते हैं, यहाँ सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, राइट। ऑरिजिन पर तो सिमेट्रिकल तो सब कुछ को आप मान सकते हैं, वहाँ से व्यू देखने पे रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट खुद है, राइट। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल अबाउट लिखना चाहिए हमें द लाइन, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y = x, y = x। ये कब होगा भाई? इसकी पहचान क्या है कि कोई भी कर्व वक्र सिमेट्रिकल होगा किसके? किसके अबाउट? एक लाइन y बराबर x, ठीक है, y बराबर x का ग्राफ जानते हो ना, ऐसा होता है ऑरिजिन से। ये है y बराबर x, ये चीज नहीं बताया तो ध्यान में रख लीजिए कि ऑरिजिन से गुजरता है ये y बराबर x, राइट। तो y के स्थान पे अगर y = x रख दें तो उसके इक्वेशन में कोई चेंज ना हो, यानी कहते हैं कि पुट y = x और x = y, राइट। कुछ भी रख दो आप, इक्वेशन डजंट चेंज, ठीक है, इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो वैसे अवस्था में कहते हैं कि वो सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट? यानी कहने का मतलब ऐसे नहीं कहो और मत कहो, y के स्थान पे x रखो एंड x के स्थान पे क्या रखो? y रखो, ऐसे समझो, रिप्लेस करा रहे हैं और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, तो कहते हैं कि वो सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट? बोलो। ऑरिजिन नहीं यार, देखो ध्यान से, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y = x। ये लिखे है ना भाई, देखो तो यहाँ पे क्या करिएगा आप जरा बताइए मुझे। एक इक्वेशन से क्लियर कर रहे हैं इसे, जैसे एग्जांपल देखो सर्कल का, जैसे x² + y² = a²। गौर से देखो, x के स्थान पे अगर हम y रख दें तो यहाँ y², y के जगह x रख दें x², क्या इसके इक्वेशन में कोई चेंज आया? नो चेंज। इसका मतलब कि सर्कल जो हम खींचते हैं इस तरह से, वो y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिकल है। मतलब ये है हमारा लाइन y बराबर, क्लियर। तो y बराबर x के ऊपर जितना हिस्सा है, गौर से समझना, वही हिस्सा नीचे वाला में भी उतना ही हिस्सा है। बात समझते हो? अरे यार बोलो, तो y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ। कौन वाला सर्कल? x²। इसका सेंटर क्या है? 0, 0, रेडियस क्या है? a। खत्म। तो आप एग्जाम्पल में लिख दीजिए, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जल्दी से लिख दीजिए, टाइम खराब ना करें प्लीज़, ठीक है। टाइम बर्बाद करिएगा तो अच्छा बात नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा समझाते हैं आपको बढ़िया से। मिटा दे रहे हैं, आप खुद बना लीजिए सर्कल, आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, जो मुख्य बात है यहाँ पे, एक और बात समझिए। कुछ एग्जाम्पल और करा ही देते हैं तो ताकि आपको समझ आए। देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं,
जैसे कि इक्वेशन लेते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक कर्व लिया, एक इक्वेशन लिए किसी कर्व का, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, सुन रहे हो ना। और आपको बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है कि वो सिमेट्रिकल है किसके। तो देखो यहाँ पे गौर से देखो, x के स्थान पे अगर y रखेंगे और y के स्थान पे क्या रखेंगे, क्या इक्वेशन बदलेगा यार? मतलब ये ऑरिजिन के सॉरी y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिकल। और साथ ही साथ अगर हम रिप्लेस करा दें, रिप्लेस मतलब बदल दें, x के जगह पे रख दें क्या, -x, और y के जगह पे क्या रख दें, -y। पहले देख लो भाई, इन वन में रखते हैं तो देखो, तो यहाँ फ्रॉम वन लिख दो ना, फ्रॉम वन से क्या पाओगे तुम, वन से आप प्राप्त करेंगे x के जगह क्या रखें, -x, और y के जगह क्या रखें, सी स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई बराबर क्या हो गया, मतलब इक्वेशन में कोई चेंज आया रोहित, नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि ये सिमेट्रिकल है। कैसे, कैसे सिमेट्रिकल है, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू द y बराबर x नहीं, एक और बताए हैं कंडीशन, देखो यहाँ पे अपोजिट क्वाड्रेंट, किसमें, अपोजिट क्वाड्रेंट में, विपरीत चतुर्थांश में। तो लिखेंगे कि सिमेट्रिकल होगा इन अपोजिट, शॉर्ट में लिखते हैं क्वाड्रेंट, राइट भाई। इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहो नॉलेज के लिए, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है यह, ठीक है। उसका ग्राफ है इस तरह से, कुछ कर्व होता है, समझे, सटता नहीं है ये, इस तरह से होता है, ठीक है। वो निर्भर करता है इधर वाले पे कि ये पॉजिटिव है या, अगर उधर वाला नेगेटिव होगा तो इसके लिए एक और ग्राफ होता है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, अपोजिट क्वाड्रेंट में हुआ ना, क्लियर। और सभी को बहुत सारा एक ग्राफ ऐसा भी होता है, इसी से सब निकल कर आया, कंडीशन वाइज कंडीशन ऐसा भी बनाया जा सकता है। ये देखो, ये देखो मॉड वाला में, मॉड एक्स वाला में y इक्वल टू 1 मॉड एक्स का ही ग्राफ है, या मॉड एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ है, या एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जो कि इस तरह से बनाया जा सकता है नीचे। पर ये दोनों जो ग्राफ है, मैं नहीं लिख, इसको हटा दे रहा हूँ, ये दोनों जो ग्राफ है ये अपोजिट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे मॉड का ही ग्राफ है, y इक्वल टू 1 मॉड एक्स का ही ग्राफ है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मॉड एक्स इंटू वाई का ग्राफ है, राइट। यानी ये ग्राफ तुम्हारा सही नहीं है, ये दोनों ग्राफ हो सकता है। ये निर्भर करेगा बुआ क्या, कि c पॉजिटिव है या, सी स्क्वायर लिखने का ये मतलब है श्योर कर दिया कि ये क्या है, और ये भी लिख देते हैं कि c नॉट इक्वल टू 0, c 0 भी नहीं होगा, राइट। और c जब 0 नहीं होगा तो राइट में भी कभी 0 नहीं होगा, नहीं तो एक्स वाई 0 हो जाएगा, तो आइदर x 0 जिसको हम इधर पढ़ना सिखा रहे हैं, और y 0, मतलब x 0 और y 0, मतलब कि वो दो वैल्यू आ गया, एक पॉइंट्स बन गया या ऑरिजिन बन गया, या x एक्सिस और y एक्सिस का वो इक्वेशन है जहाँ पे टकराया वो पॉइंट्स पे मिलेगा, तो वो अलग चीज़ है, उससे हमको मतलब नहीं। बस बात को समझ गए, समझ रहे हो। अपोजिट क्वाड्रेंट में है ना सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर में जितना हिस्सा है उसके अपोजिट चतुर्थांश में इसका जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में वही हिस्सा है ना। वैसे ही इधर देख लो अपोजिट क्वाड्रेंट में, सिंपल सा बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एक्स वाई बराबर के भी कह सकते हो, एक्स वाई बराबर के, तो के पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव, दो केस बन जाएगा, वहां से लेना पड़ेगा। यहाँ सी स्क्वायर बताता है कि वो क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव, समझ रहे हो बात को। अच्छा, तो ये था सिमेट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। एक शब्द है यहाँ पे, एक और स्टार लगा के आप नोट करेंगे, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, मूल बिंदु पे जो टेंजेंट खींचते हैं ओरिजिन पे, उसके बारे में, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। देखो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं, बात को समझिएगा। कहते हैं कि अगर आप
सबसे पहले तो कर्व ऑरिजिन से गुजरता है कि नहीं ये पता करना होगा आपको। मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये किसका ग्राफ है? हाँ, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, सही बात है, x का सिमेट्रिकल चूंकि y का पावर। अब देखो ऑरिजिन यहाँ पे, मूल बिंदु यहाँ है, तो उस पर टेंजेंट कौन है? ये वाला है ना। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जैसे सर्कल इस पे ऐसे होता है, इलिप्स पे टेंजेंट खींचना हो, तो वही टेंजेंट यहाँ पे। तो ये वास्तव में वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस है ना यार। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन पता है तुम्हें? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस याद रखना, x इक्वल टू 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है। तो x इक्वल टू 0। अब गौर से देखो, इसमें देखो, इस इक्वेशन में कर्व का इक्वेशन था तो x बराबर वाई स्क्वायर, x इक्वल टू, तो इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है, वेरिएबल जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो x है। x का घात कितना है? 1। तो ये लोएस्ट डिग्री टर्म है। तो कभी भी कर्व के इक्वेशन में अगर टेंजेंट एट ऑरिजिन पता करना हो तो सबसे पहले ये पता करें कि वो ऑरिजिन से गुजरता है या। आप रखो x भी 0 y भी 0 दोनों सेटिस्फाई है, तो पहला ही प्रूफ होना चाहिए कि वो ऑरिजिन से गुजरता है। और जब वो ऑरिजिन से गुजरता है तभी हम टेंजेंट एट ऑरिजिन निकाल सकते हैं, अदरवाइज निकालने की कोई ज़रूरत, ठीक है। तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म तो x है, चूँकि x का पावर 1 है, उसको 0 के बराबर कर दो। तो आप लिख दीजिए फॉर दिस, लिख दो जिस इसके लिए, फॉर दिस, FORE, फॉर दिस, फॉर वही होता है, FORE होगा, नहीं सुधरोगे, जो बोल दिए लिख दिया। हाँ, फॉर दिस इक्वेट EQUATE, इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म, इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म y0, इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म y0। लोएस्ट डिग्री टर्म को किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। लोएस्ट डिग्री टर्म बाई 0, b बाई वाई, लैंग्वेज y इक्वल टू 0 बोले हम। क्या यार तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो। लोएस्ट डिग्री टर्म y, तुम भी गलत लिखे हो जी, y0, b बाई y0। क्या पढ़ते हो यार तुम लोग? भाई मन को छोटा कर देता है, क्या अंग्रेजी कभी नहीं सुना इस तरह से। तो लोएस्ट डिग्री टर्म x है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर, इसका मतलब ये इसका जो टेंजेंट एट ऑरिजिन है वो कौन है? y एक्सिस होगा। y क्या होगा? एक्सिस होगा, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0। समझ गए बात को? जैसे एक छोटा सा और बात, ये भी है आगे का बात है, नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट रहोगे। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा एक और, जैसे मान लो एक इक्वेशन लेते हैं y³ इक्वल टू a² माइनस, ऐसे लिखते हैं x² माइनस a², और कुछ भी लिख दो ना यहाँ पे, चलो मान लीजिए कि कुछ भी, ये रहा, ये मान लो इक्वेशन है, राइट। अब आपको चाहिए इस इक्वेशन में टेंजेंट एट ऑरिजिन, टेंजेंट एट, तो लोएस्ट डिग्री टर्म इसका निकालोगे। इसका लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है ना? तो सिर्फ x² को 0 करें कि किसी और को 0 करें? अच्छा, एक सर्किल का इक्वेशन ले लो समझने के लिए, या एक और भी और इक्वेशन ले लो, y इक्वल टू x³ ले लो ना, y इक्वल टू x³ ले लो, ठीक है। तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है? y1, यानी y बराबर 0, और y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस होता है, राइट। तो x³ का ग्राफ तुम पढ़े हो इस तरह से, तो आप देखो कि इसका x एक्सिस टेंजेंट का काम करता है क्या? हमेशा ये टेंजेंट है कि कट कर रहा है इस कर्व को? बात को समझो थोड़ा, ठीक है, नहीं ना टेंजेंट? हाँ, तो हर जगह ये वैलिडिटी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और सच्चा बात यह है कि इस पे हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, इसका वजह कुछ और भी है, और ये पढ़ना होगा तुम्हें ग्रेजुएशन वगैरह में, पार्ट 1 में पढ़ोगे, और इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है तो स्पेशल क्लास हम कराएंगे, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना भी ज़्यादा ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये भी ज़रूरत नहीं है, सच बात ही है, ठीक है। अगला बात है
ये बात का कोई जरूरत नहीं है टेंजेंट ऑरिजिन, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको कट कर दो। 11 12 और IIT के लिए भी ज़्यादातर जरूरत ये नहीं है, ठीक है, फिर भी आप जानिए, है ना। चलिए इसके बाद जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेस्ट ऑफ ऑरिजिन, टेस्ट ऑफ द कर्व passing through origin or not, ठीक है। अगला बात है कि टेस्ट करना है हमें कर्व्स को जो लिखना है लिखो, वो ऑरिजिन से गुजरता है या। तो वैसे परिस्थिति में आप क्या करते हैं याद करो, तो वहाँ पे पुट करते हैं कर्व के इक्वेशन में x0 और y0। अगर इन इक्वेशन ऑफ कर्व अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के, मतलब कर्व में, तो कहते हैं कि वो कहाँ से गुजर रहा है, ऑरिजिन से। जैसे एक बड़ा सा कर्व लेते हैं दोस्त, YQ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई और प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसा कोई कर्व ले लिए। हम पूछे कि ऑरिजिन से गुजरता है या नहीं, तो आप सिंपली लेफ्ट में एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो वाई जीरो लेफ्ट में रखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ एक्स जीरो जीरो, यहाँ जीरो, जीरो का क्यूब जीरो, देखते हो जीरो बराबर, यानी डेफिनेटली ये कर्व कहाँ से गुजरेगा, चाहे उसका इक्वेशन कुछ भी हो, उससे डरना हो ना। यानी आप सीधे लिख दें कि पुट एक्स जीरो वाई जीरो इन इक्वेशन ऑफ कर्व LHS RHS देन पासिंग थ्रू ऑरिजिन लिख दोगे, देन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, काम खत्म है। यानी कोई भी कर्व ऑरिजिन से गुजरता है नहीं, ये आसानी से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कर्व इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। कर्व इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी मिलता है, जो कि आप ये सब भी आगे पढ़ना है डिटेल में। आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड कर्व आपको याद रखना है, आपको स्केचिंग मुख्य रूप से करना होना क्या सिलेबस में, सच्चा बात ये है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कम से कम ऑरिजिन कोई कर्व कहाँ से गुजर रही है, कहाँ कट कर रही है, ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप गलत लोकेशन बता देंगे, एरिया आपका गड़बड़ भी आ सकता है। इसलिए बता रहे हैं आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड कर्व है, कर्व स्केचिंग पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं है, सच्चा बात ये है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और गाड़ी को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों छोड़कर हम बढ़ते हैं, ऑरिजिन से गुजर रहा है कि नहीं पता हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ाई करनी है मुझे, ये पता लगाना होगा अब कि कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और कर्व वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ठीक है। तो अगला जो बिंदु होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ध्यान से समझना। अगला जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ एक्स एक्सिस एंड विथ वाई एक्स, मतलब कर्व जो है वो वक्र जो जा रहा है इक्वेशन वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ, वो कहाँ कट करता है। अगला जो टॉपिक हम लोग लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व पे लेंगे, ठीक है। और वो भी सच्चा बात है कि वो भी उतना जानकारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम हो जाता है, पर बता देंगे नॉलेज के लिए, ठीक है। जेईई ट्रांसफॉर्मेशन से सवाल पूछता है, बोर्ड के लिए घबराना नहीं है भाई, बोर्ड में ऐसे ही काम चल जाता है, राइट। चलिए तो देखिए यहाँ पे, ओए भाई इधर देखो, अगला बात देखेंगे भाई। अगला जो बात है, मैंने क्या बोला, हेडिंग में ये पॉइंट में अगला स्टार लगा के लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व with x and y axis, x axis and y axis। ये कैसे पता करोगे आप, जरा बताना मुझे, ये कैसे पता होगा, थोड़ा सोचो। आप याद करो लाइन का कैसे निकालते थे एक्स इंटरसेप्ट, याद आ रहा है कुछ, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालता था जी, हैं बताइए। हाँ सीधे हम लोग नहीं,
लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो निकालते थे वहाँ पे एक्स 0 रखते थे तो वाई इंटरसेप्ट आता था, और वाई 0 रखते थे तो उसी तरह से हाँ भाग भी देते थे स्लोप इंटरसेप्ट। देखो याद है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x 0। अगर x 0 रखेंगे तो ये पता चल जाएगा, इट गिव्स, ये दे देगा वेयर कर्व एक से ज्यादा भी होता है, कर्व कट्स वाई एक्सिस, राइट। ये क्या दे देता है कि कर्व वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, राइट। क्या रखने पे, x 0 रखने पे। खाली 0 रख दो, का 0 रखो, सन्नाटा, हाँ बुद्धि लगे भाई। ओके कोई बात नहीं, चलो बोलो। पुट कर दिए फिर से y 0। बैटरी डाउन है क्या तुम्हारा, थोड़ा ध्यान समझो। अगर पुट कर दे y 0 तो ये क्या दे देगा दोस्त, इट गिव्स वेयर द कर्व कट्स x एक्सिस। ये सब थोड़ा सा जानकारी चाहिए, ये सब तो आना ही चाहिए, ये नहीं आएगा तो फिर जीवन बेकार है, पूरे बेकार है। ये पॉइंट का महत्व है एग्जाम में, ये तुम्हारे सिलेबस में बात समझना है, बेसिक चीज है ये। क्लियर दोस्त, लिख लिया तुम लोग हैं। एक उदाहरण ले लो अच्छे से, बढ़िया वाला एग्जाम्पल। जैसे मान लें हम कि y यहाँ पे समझिएगा, y इक्वल टू मान लो है a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी इंटू सी माइनस 2x, राइट। एक कर्व है, बहुत खतरनाक लग रहा है देखने में, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछूं कि ये कर्व y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो आपका सवाल जवाब आसान होगा कि सर कुछ नहीं, पुट कर दो y इक्वल टू 0 तो हमें पता चल जाएगा कि x एक्सिस को, हम क्या पूछे अभी, x एक्सिस को कि y एक्सिस, क्या पूछे थे, हाँ x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो y 0। और y है क्या, तो आप कहोगे a माइनस एक्स, एक्स माइनस बी, सी माइनस 2x, राइट। तो ये कब पॉसिबल है, जब इधर x 0 ये 0 और x माइनस बी 0 और c माइनस 2x 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया a, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा b, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा c बाई 2। यानी कह देंगे कि यहाँ पे x का 3 वैल्यू आया a b और c बाई 2। यानी कह देंगे कि ये कर्व जो है x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू b पे, x इक्वल टू c बाई 2, राइट। अगर नॉर्मली मोटा मोटी कोई कर्व खींचना हो, जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं बेटा, वो समझिएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इसको मान लो खींचना है हमें, इस कर्व को खींचना है मोटा मोटी, समझिएगा, एक आइडिया तो मिल जाए कम से कम। सारा बात पढ़ के और टोकरी में रख लिए तो वो भी बेकार पढ़ाई है, समझ रहे हो ना। तो खैर ये लास्ट पॉइंट अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझने बोलते हैं तो तुम लोग जो हो टॉकिंग करते हो, वाह। क्लियर, और क्या क्या बुलवाओगे बताओ। क्या भाई, देश का जीडीपी ऐसे ही बढ़ गया, फिर भी तुम कष्ट में हो, कष्ट में हो। कष्ट में रहता तो फिर जीडीपी बढ़ता ही नहीं, अब कष्ट भोगने वाला हो। अच्छा अच्छा समझ गया। देखना इधर भाई, ये है x, ये ओरिजिन, ये x डैश, ये y, और ये भाई मेरे, मैं पूछूं कि ये कर्व y एक्सिस को कहाँ कट करता है, x एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को, तो आप कहोगे सर सीधे y 0 कर दो, मतलब ये 0 कर दो। तो ये 0 करोगे तो x का मान क्या आएगा 1, 2 और इसका मतलब ये श्योर है कि कर्व 1 पर मिलेगा, फिर 2 पे मिलेगा, फिर। अच्छा मैं पूछूं कि कर्व क्या ओरिजिन से गुजरेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, गुजरेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, लो अच्छा वाला परिवर्तन कर रहे हैं, x, अब बोलता ओरिजिन से गुजरेगा, हाँ सर, ओरिजिन से, यहाँ से 1 की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 0 और क्या आ जाएगा दोस्त 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो ये मान लो 2 है और ये क्या है सर
3 है। बात समझ रहे हो भाई? अरे बोलो। अब बताओ ऑरिजिन से गुजरेगा और कर्व है तो किसी तरह का शेप होगा। एक्स क्यू टाइप y बराबर एक्स क्यू को महसूस करो, ये कैसा होता था? कुछ ऐसा होता था, बोलो होता था ना। लेकिन ऐसा होता था, लेकिन अगर इसको किसी और पॉइंट पे कटना होता तो इसको मुड़ना पड़ता। इसको मुड़ना पड़ता तभी तो कटता। तो ये एक छोटा सा लैंग्वेज समझना दोस्त। कर्व स्टार्ट कहाँ से हुआ है? फिर कहाँ पे जाएगा? 2 पर। फिर कहाँ पे जाएगा? 3 पर। तो कर्व को इस तरह से हमें स्टार्ट कर ले, इस तरह से स्टार्ट कर लिए कर्व। लेकिन कहोगे सर आप ऊपर क्यों स्टार्ट किए, नीचे भी कर सकते थे। तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, भाई देखना इधर, कोई भी वैल्यू हम पुट कर दें, जैसे मान लो कि 1 रख दिया, 0 से 2 के बीच में क्या रख दिया? 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 में 2 चला गया नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव बोलना है दोस्त। 1 में 3 चला गया नेगेटिव, और यहाँ पे देखो 1 ऑलरेडी है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव। यानी कर्व का जो हिस्सा है, y का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, और y मतलब ऊपर की ओर उठना, एक्सिस से ऊपर उठना। नेगेटिव का मतलब इंक्रीजिंग भी चेक हम नहीं कर रहे हैं कि हम f' निकालें फिर कॉन्केविटी चेक करें, वो सब करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल आइडिया लो, ठीक है। इसका मतलब 0 से 2 में y का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव, मतलब एबव एक्स एक्सिस, यानी y एक्सिस से ऊपर, y एक्सिस के ऊपर हो गया यहाँ तक। अरे बोलो। वेरी नाइस। अच्छा, अब 2 से 3 के बीच कोई एक वैल्यू रख दो समझने के लिए। हेलो भाई, 2 से 3 में रख दो। मान लो रख दिए हम 2.5 रखे तो यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या? और ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कर्व नीचे, y नीचे जाएगा, माइनस में आ रहा है। मतलब 2 से 3 में अगर हम बात करें तो ये कर्व क्या हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा, इस तरह से, समझ रहे हो। और 3 के बाद अगर हम चाहें कि और भी कर्व को खींचना चाहें तो दोस्त मेरे बताओ, 3 के बाद कोई भी वैल्यू तुम रख दो। सपोज कर लो कि 4 रखना चाहते हो, 4 रखोगे, 4 रखोगे, 4 यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, मतलब एक कर्व इस तरह से आगे चला गया। तो एक रफ आइडिया आपके मन में आया कि कर्व खींचना कोई बड़ी बात, डरोगे क्या? और ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, ये मेरे सिलेबस का नहीं है, बोर्ड के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पर IIT के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये जानना चाहिए। 12th बोर्ड में ये आएगा तो फिर बोर्ड को बंद करना पड़ेगा अपना पढ़ाई लिखाई, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया है, सिलेबस है, रेंज है, उससे बाहर सवाल आता नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा बात बताए हैं, कुछ बात एक्स्ट्रा नाम से जानो, वो पेपर में आने वाला नहीं है। ओके, अब मान लो कि इसी का एरिया पूछा होता तो कल इस पे बात करेंगे, ये टोटल एरिया हमें। और ये देखने में थोड़ा छोटा बड़ा लगेगा भी, क्योंकि ये देखो फासला 2 से 3 का है और ये एक यहाँ पे बीच में था, मतलब ये डबल फासला है। तो ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा और ये वाला एरिया थोड़ा कम होगा, समझे भाई। तो आपको मालूम हो गया कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, पहले समझ लीजिए, लिखने में जो है मागूल मत हो जाइए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे x इक्वल टू हो गया y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, समझ रहे हो। और हम कहें कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, उल्टा पूछ रहे हैं भाई, y एक्सिस को कहाँ कट करता है, तो आप पुट कर देना है x का वैल्यू क्या? 0। x 0 रखोगे तो ये पूरा 0 बनेगा, मतलब y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 0। यानी यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। यहाँ से क्या मिलेगा? प्लस माइनस 1, यानी प्लस 1 और, अरे यार वाई स्क्वायर माइनस 1 0 पढ़े हो बचपन में, ए स्क्वायर माइनस, या उधर गया। और यहाँ से क्या हो गया? माइनस 3, यानी ये y एक्सिस को बहुत सारे बिंदु पे कट करेगा, 0 पे, 1 पे, -1 पे, -3 पे। यानी अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो ये कट करेगा 0 पे, फिर एक पॉइंट लेना पड़ेगा 1, फिर लेना पड़ेगा -1, और यहाँ -2 और यहाँ -3, यानी -1 1 -3, यानी कर्व कुछ अलग होगा
कर्व अगर आएगा भी इस तरह से तो कर्व इस तरह से कट करते हुए चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना? मतलब कर्व कहने का मतलब हुआ कि वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। बिफोर स्केचिंग, खींचने के पहले हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अगर नहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो बोर्ड के लिए 70% क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। 70 के 80% स्टैंडर्ड कर्व से बनता है, और 100% भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ग्राफ खींचने में टाइम बर्बाद करोगे, तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम 20% और एक्स्ट्रा बात करेंगे नॉलेज के लिए। आपके सिलेबस में भी फिर से कहते हैं, बोर्ड के सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा टाइम बहुत बचता है, इसलिए एक क्लास हम स्पेशल उस पर भी लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए, थैंक यू भाई।